Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today's topic is schizophrenia. So schizophrenia क्या होता है? It is a psychotic condition, एक psychiatric condition है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पूरा देखें। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सो डेफिनेशन क्या कहती है कि schizophrenia is a psychotic condition. It is a psychotic condition characterized by disturbance in thinking, emotions, volition, and faculties in the presence of clear consciousness, which usually lead to social withdrawals. जो स्कीजोफ्रेनिया है एक ऐसी साइकेटिक कंडीशन है जिसमें कि डिस्टर्बेंस हो जाता है आपके थिंकिंग में, इमोशन में, वॉल्यूशंस में। वॉल्यूशन क्या होते हैं? आपके वॉल्यूशन का मतलब होता है विलफुल इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ वंस बिहेवियर। ठीक है, विलफुल इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ वंस बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑफ वंस बिहेवियर होता है वॉल्यूशन का मतलब। एंड फैकल्टी द प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्शियसनेस विच इज़ यूजुअली लीड टू सोशल विड्रॉल, जिसकी वजह से इंसान क्या करता है, सोसाइटी से अलग अलग रहना स्टार्ट कर देता है, आइसोलेशन में चला जाता है ना। ये होता है स्कीजोफ्रेनिया। पूरा देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और पूरा अच्छे से समझ भी आएगा। सो स्कीजोफ्रेनिया को सबसे पहले जो है कि कॉइन किया था 1908 में एक साइकेट्रिस्ट थे, है ना, स्विस के साइकेट्रिस्ट थे। उनका नाम था यूगैन ब्लूरल, EUGEN, यूगैन BLEULER, ब्लूरल। सो यूगैन ब्लूरल ने इसको जो है कि कॉइन किया था 1908 में स्कीजोफ्रेनिया को, जिसमें कि और उन्होंने क्या कहा था, इट इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो स्कीजोफ्रेनिया ग्रीक वर्ड से आया, जिसमें कि जो स्कीजो है, स्कीजो वर्ड का मीनिंग होता है स्प्लिट, और फ्रेनिया का मतलब होता है माइंड। ठीक है, तो ये एक स्प्लिट माइंड है, स्प्लिट माइंड की कंडीशन है। इसमें आप आगे जब देखेंगे तब आपको समझ आएगा क्यों ऐसा कहा गया है इसको। सबसे पहले इसकी कॉजेज़ की बात करें अगर, तो कॉजेज़ में क्या होता है कि बायोलॉजिकल थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज आती हैं इसके अंदर। बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर आपकी बायोकेमिकल, न्यूरोस्ट्रक्चरल, जेनेटिक एंड पेरिनेरल फैक्टर्स और कुछ अलग थ्योरीज आती है। सबसे पहले बात करेंगे बायोकेमिकल थ्योरी की। सो बायोकेमिकल थ्योरी क्या बोलती है, इसके अंदर एक हाइपोथेसिस है जो कि डोपामिन हाइपोथेसिस। ठीक है, डोपामिन हाइपोथेसिस के अंदर सजेस्ट दैट द एक्सेस डोपामिन डिपेंडेंट न्यूरोनल एक्टिविटी इन द ब्रेन कॉज स्किज़ोफ्रेनिया। जब ब्रेन के अंदर डोपामिन डिपेंडेंट न्यूरोनल एक्टिविटी की ज़्यादा होने लग जाती है तब स्किज़ोफ्रेनिया वाली कंडीशन आती है। ठीक है, सो बायोकेमिकल थ्योरी ये बोलती है कि जो डोपामिन हाइपोथेसिस है कि जब डोपामिन डिपेंडेंट एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है ब्रेन में, डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया होता है। ठीक है, ये थी आपकी बायोकेमिकल थ्योरी। अब बायोकेमिकल थ्योरी के बाद है न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरी। न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरी बोलती है कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, जो हमारा ब्रेन होता है, इसके अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं। सो वेंट्रिकल में कुछ यहाँ पर लेटरल वेंट्रिकल होता है। लेटरल वेंट्रिकल होता है वो एनलार्ज हो जाता है। दिस इज़ नॉर्मल एंड दिस इज़ एनलार्ज्ड। सो स्किज़ोफ्रेनिया वाले केसेस में पाया गया है कि जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें एनलार्जमेंट हो जाती है। जो हमारा कॉर्टेक्स पार्ट होता है, लिम्बिक पार्ट होता है, वो भी क्या होता है कि फुली डेवलप नहीं होता। कॉर्टेक्स एंड लिम्बिक पार्ट जो होता है ब्रेन का, वो फुली डेवलप्ड नहीं होता इन द केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड लिम्बिक पार्ट आर नॉट फुली डेवलप इन द ब्रेन ऑफ पर्सन विद स्किज़ोफ्रेनिया। CT एंड MRI इसमें पता चलता है कि जो ब्रेन है उसका वॉल्यूम तो कम होता है, जो वेंट्रिकल्स है वो बड़े होते हैं, और जो साइज है सल्की का वो भी ब्रेन में इंक्रीज होता है। सल्की का स्ट्रक्चर होता है ऐसे इस टाइप से ब्रेन में, उसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सो ये था आपका न्यूरो स्ट्रक्चरल थ्योरी, जिसके अंदर पता चलता है कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर जो वेंट्रिकल्स है उनका साइज जो है एनलार्ज हो जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक थ्योरी। सो जेनेटिक थ्योरी क्या बोलती है कि देखिए, कोई भी डिजीज़ कंडीशन है वो जीन से रिलेटेड होती है, इनहेरिटेड तो होती ही है। सो जेनेटिक में क्या होता है कि ये कंडीशन जो स्किज़ोफ्रेनिया है, अगर कंसेंजीनियस मैरिज है तो उस केसेस में देखने को मिलता है। अब कंसेंजीनियस मैरिज क्या होता है? कंसेंजीनियस मैरिज होता है जब कोई मैरिज फैमिली के अंदर, मतलब ब्लड रिलेशन में मैरिज करना, है ना, लाइक मौसी बुआ के बेटी से शादी, दिस टाइप ऑफ मैरिज कंसेंट, जो कि मोस्टली मॉमडन फैमिलीज़ में होती है, दैट इज़ कंसेंजीनियस मैरिज। उस केसेस में देखने को मिलता है। स्टडी ये भी बताती है
कि जो स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं उनमें हायर प्रोबेबिलिटी होती है, जो रिलेटिव्स होते हैं उनके अंदर डेवलप होने की हायर प्रोबेबिलिटी होती है। अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसकी फैमिली में भी किसी को हो सकता है ना, जेनेटिक ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये है आइडेंटिकल ट्विन के अंदर 50% चांसेस पाए जाते हैं और ब्रदर एंड सिस्टर फैक्टर 10%। सो ये थी आपकी जेनेटिक थ्योरी। जेनेटिक थ्योरी बताती है कि कंसेंटेनियस मैरिज जो होता है वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उसमें स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के। अब हम बात करेंगे पेरेंटल फैक्टर्स के। सो पेरेंटल फैक्टर्स में क्या आता है कि कुछ ऐसे डिजीज़ कंडीशंस होती है जो मैटरनल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है। जब मैटरनल हेल्थ इन्फ्लुएंस होती है तो जो चाइल्ड की हेल्थ है वो भी इन्फ्लुएंस होती है। तो मैटरनल इन्फ्लुएंजा, अगर मदर को इन्फ्लुएंजा हो गया या फिर बर्थ हुआ है लेट विंटर अर्ली स्प्रिंग सीजन में, ये भी एक रीज़न जो है कि रिसर्च में फाइंड आउट हुआ है। नेक्स्ट, अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है प्रेगनेंसी में, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग लेबर पीरियड और डिलीवरी के टाइम पे अगर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो उस वजह से भी मेंटल प्रॉब्लम होने की, साइकेट्रिक प्रॉब्लम होने के चांसेस जो कि बच्चे में बढ़ जाते हैं। तो ये था पेरीनेटल रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है साइकोडायनामिक थ्योरीज। सो साइकोडायनामिक थ्योरी के अंदर अगर आपको याद हो तो सिग्मोइड फ्रूड है ना, सिग्मोइड फ्रूड ने ईड ईगो सुपर ईगो हमें प्रिंसिपल दे रखा है, ईड ईगो सुपर ईगो। सो ईड क्या होता है, एक एग्जाम्पल के से मैं आपको बताती हूँ कि जब छोटा बच्चा होता है ना, जब छोटा बच्चा होता है तो उसको मान लो कि भूख लगे तो उस टाइम से वो रोएगा, वो कोई जगह नहीं दिखेगा और ना ही ये दिखेगा कि नहीं अभी नहीं, बाद में मैं पी लेता हूँ। तो उसके अंदर जिद होती है, जिद को वो वाली सिचुएशन में ईड होता है उसके अंदर, है ना। जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर ईगो डेवलप हो जाता है। अगर उसको भूख लगी होगी और आप बोलोगे कि थोड़ी देर रुक जाओ अभी देते हैं, तो थोड़ी देर रुक जाएगा, तो वो ईगो वाली स्टेज आ जाती है कि हाँ वो चलो रुक जाता है ना। सुपर ईगो है ना, सुपर ईगो में क्या होता है कि आपको कितनी भी भूख लगी हो और जब सुपर ईगो डेवलप हो जाता है तो कितनी भी भूख लगी हो आप ऐसी जगह पे बैठकर खाना नहीं खाएंगे जहाँ पे गंदगी हो, तो वहाँ पे आप एक जगह ढूंढेंगे जहाँ पे साफ़ हो, नहीं तो आप घर आके खाएंगे, है ना। तो इस केस में सुपर ईगो आपका काम करता है कि जब आपको सुपर ईगो डेवलप हो जाता है तो आप एक सही लेवल में काम करते हैं। तो इसमें क्या था कि साइकोडायनामिक थ्योरी क्या बोलती है स्किज़ोफ्रेनिया वाली कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू फ्रूड देयर इज रिग्रेशन इन द ओरल स्टेज ऑफ द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट विद द यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ डिनाइल एंड प्रोजेक्शन। डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारे होते हैं उसमें डिनाइल और प्रोजेक्शन एंड रिएक्शन फॉर्मेशन। द इंडिविजुअल हैव पुअर ईगो, ठीक है, जो इंडिविजुअल होता है ना उसके अंदर वो ईगो जो है, ईगो बाउंड्री वो सही नहीं होती है, फ्रेजाइल ईगो होता है, तो या इनएडिक्वेट ईगो डेवलपमेंट, ईगो का डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ होता, सुपर ईगो डोमिनेंस होता है, रिग्रेस्ड आईडी बिहेवियर होता है, इड बिहेवियर होता है ना, लव एंड रिलेशनशिप एंड अरेस्टेड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो जब ऐसे इंसान के अंदर और इड ईगो सुपर ईगो का डेवलपमेंट सही से ना हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया वाली कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट आती है आपकी फैमिली थ्योरी। फैमिली थ्योरी क्या बताती है कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना हमारे फैमिली के, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इन्फ्लुएंस अपनी हमारी डेवलपमेंट होने पे, है ना, हमारे डेवलपमेंटल पे, मेंटल डेवलपमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे रिलेशनशिप का। तो फैमिली थ्योरी यही बोलती है अगर फॉल्टी रिलेशनशिप होंगे तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। मदर चाइल्ड रिलेशनशिप में क्या है कि अर्ली थ्योरिस्ट कैरेक्टराइज्ड द मदर ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक एज कोल्ड, ओवर प्रोटेक्टिव एंड डोमिनेटिंग, thus रिटार्डिंग द ईगो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। सो अगर कोई मदर अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, हर टाइम उनको एक तरीके से ओवर प्रोटेक्टिव नेचर शो करना, है ना, तो उस केस में क्या होता है कि उसका जो बच्चे का माइंड होता है वो फुली डेवलप नहीं हो पाता, है ना। तो उस टाइम पे साइकेट्रिक कंडीशन होने के चांसेस उसको बढ़ जाते हैं। जब वो ओल्ड एज में आएगा, अडल्ट एज में, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम। अगर फैमिली का सिस्टम डिसफंक्शनल है, मतलब कि जैसे हॉस्टिलिटी बिटवीन पेरेंट, है ना, कैन लीड टू स्किज़ोफ्रेनिक डॉटर। देन ये कुछ हमारे रीजंस थे स्किज़ोफ्रेनिया के, एटियोलॉजी थी। नेक्स्ट सोशल फैक्टर्स। कुछ सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि कॉज करते हैं। तो सोशल फैक्टर के अंदर क्या है कि स्टडी ऐसे बताती है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है ना, मोस्ट प्रीवलेंट ऑफ एरिया इन हाई सोशल मोबिलिटी, है ना, एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली अमंग मेंबर ऑफ वेरी लो सोशल क्लासेस। अगर स्ट्रेसफुल इवेंट है
कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि इंडिविजुअल के अंदर साइकेट्रिक कंडीशंस आ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, इसके साथ साथ एनवायरमेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अगर आते हैं तो दोनों मिलकर के क्या करेंगे, न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ एंड ट्रिगर टारगेट फीचर्स, है ना। सब वैसे सब कुछ हो क्यों रहा है, क्योंकि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उसमें ही तो एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है ना। डोपामिन था उसमें एबनॉर्मलिटी आ रही है, हमारे ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स इनलार्ज हो रहे हैं तो हॉर्मोन्स के अंदर ये एबनॉर्मलिटीज़ आएगी न्यूरॉन्स के अंदर। तो न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जो कि उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेन होता है उसका जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो जाता है, इम्प्रॉपर बैलेंस हो जाता है ना, केमिकल्स के बीच में, तो जिसकी वजह से फिर स्किज़ोफ्रेनिया होता है। सब चीज़ का रीज़न जो है हमारे न्यूरॉन्स है, न्यूरोकेमिकल स्ट्रक्चर जो है वही डिमिनिश्ड हो जाता है, जिसकी वजह से साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है। सो दीज ऑल आर द इटियोलॉजी ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर के अंदर जो ब्यूलर ने 4A दिए थे, 4A दिए थे ब्यूलर ने, जिसके अंदर फर्स्ट आपका है अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, है ना। अफेक्टिव डिस्टर्बेंस इसका मतलब क्या होता है कि इनएबिलिटी टू शो एप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स, है ना, ब्लंटेड और फ्लैटेंड अफेक्ट। मतलब जो पर्सन होता है ना वो अपना जो उसका इमोशनल रिस्पॉन्स है वो सही से नहीं दिखा पाता, मतलब अगर खुश होना है तो वो सही से खुश नहीं होगा, है ना। इस तरीके से वो अपनी इमोशंस को सही से शो नहीं कर पाता, वो होता है आपका अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट आता है ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग का क्या मतलब होता है, इट इज़ अ थॉट प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल इज अनेबल टू रिलेट टू अदर्स और टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, जो इंडिविजुअल है वो अदर दूसरों से और एनवायरनमेंट से रिलेट नहीं कर पाता खुद को। ठीक है, प्री ऑक्यूपेशन विद द सेल्फ विद द लिटिल कंसर्न ऑफ द एक्सटर्नल रियलिटी से वो अपने आप को रिलाई ही नहीं कर पाता है, और अपने आप को जो उसकी थॉट प्रोसेस है वो किसी से भी मिल नहीं पाती है, दूसरों से रिलेट नहीं कर पाता। दैट इज ऑटिस्टिक थिंकिंग। नेक्स्ट है एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस क्या होता है कि इट रेफर टू कंट्राडिक्टरी और अपोजिंग इमोशंस, एटीट्यूड, आइडिया और डिज़ायर फॉर द सेम पर्सन, थिंग और सिचुएशन, साइमल्टेनियस अपोजिट फीलिंग। ठीक है, जो इमोशंस है वो अपोजिट इमोशंस को शो करेगा, इमोशंस, आइडिया, डिज़ायर एंड द सेम पर्सन फॉर द सेम पर्सन। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लूजनेस। एसोसिएटिव लूजनेस का मतलब इनएबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, जो भी वो सोचेगा उसमें कुछ लॉजिक ही नहीं होगा, है ना। तो इस टाइप से ये 4A दी थी ब्यूलर ने, जिसमें कि फर्स्ट है आपका अफेक्टिव डिस्टर्बेंस हो जाता है, जो भी उसका इमोशंस है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है ना। अफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट होता है हमारा मूड, जब हमारे इमोशंस एक उसी हमेशा वही रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मूड में आ जाते हैं तो वो अफेक्ट हो जाते हैं। देन ऑटिस्टिक थिंकिंग होती है, एम्बीवैलेंस होता है, असर्टिव लूजनेस होती है। नेक्स्ट इसमें कुछ पॉजिटिव फीचर्स और नेगेटिव फीचर्स दिए हुए हैं। पॉजिटिव के अंदर उसको डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन क्या होता है, डिल्यूजन होता है थॉट डिसऑर्डर। अब पेशेंट जो होता है उसको लगता है कि कोई मुझे मारना चाहता है, कुछ है मेरे आसपास, कुछ है, कोई मुझसे बात कर रहा है, तो उसको डिल्यूजन्स होते हैं, है ना। हेलुसिनेशंस होते हैं। हेलुसिनेशन क्या होता है कि फॉल्स परसेप्शन इन दी एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा फिर भी उसको लगेगा कि यहाँ पर कुछ है ना। लगेगा उसको कि यहाँ पर दो लोग खड़े हैं जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उसको आवाज़ें सुनाई देंगी जिसको हम ऑडिटरी हेलुसिनेशंस बोलते हैं। कोई भी नहीं है फिर भी आवाज़ें सुनाई देंगी उसको। नेक्स्ट इज एजिटेशन। ठीक है, हॉस्टिलिटी, पॉसिबल सुसाइडल टेंडेंसी। नेगेटिव के अंदर आपका ब्लर्टिंग आता है, एबोलिशन आता है, अटेंशन इम्पेयरमेंट, मतलब कि जो भी उसका अटेंशन है ना वो इम्पेयर्ड हो जाता है, कहीं भी वो अपने आप को अटेंड कर ही नहीं पाएगा, थोड़ी देर के लिए उसका अटेंशन रहेगा फिर वहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, अबोलेशन का मतलब होता है कि अपैथी, अबोलेशन का मतलब होता है अपैथी, AB, मतलब कि उसको किसी से भी कोई अटैचमेंट नहीं होगी, लैक ऑफ इनिशिएटिव, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होगी, किसी से वो बात ही नहीं करना चाहेगा। ठीक है, एनिडोनिया का मतलब होता है कि इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, किसी भी चीज़ की उसको खुशी नहीं होगी,
हमेशा ऐसे ही उदास सा मुंह लेके वो बैठा रहेगा। नेक्स्ट इज एलोजिया। एलोजिया का मतलब होता है लैक ऑफ स्पीच आउटपुट, कुछ नहीं बोलना, हमेशा चुप चुप रहना, है ना, कुछ भी नहीं बोलेगा, वो हमेशा शांत रहेगा। तो ये है कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग फीचर्स ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। इसके साथ साथ कुछ और भी फीचर्स होते हैं जिसमें कि हेयरिंग वंस थॉट स्पोकन अलाउड, जिसका मतलब होता है कि जो पेशेंट होता है उसको क्या होता है कि सुनाई देता है उसको कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है, और तेज तेज से आसपास कोई भी नहीं होगा फिर भी उसको सारी बातें सुनाई देंगी, सब कुछ उसको सुनाई देगा। हेलुसिनेटरी वॉइसेस, वही कोई भी आसपास नहीं होगा फिर भी उसको सुनाई दे रहा है कि कोई बात कर रहा है, कुछ हो चल रहा है, कुछ से बोल रहा है, हंसने की आवाज़ आ रही है। थॉट इंसर्टिंग का मतलब होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई दूसरा इंसान है जो उसके माइंड में थॉट जानबूझ के डाल रहा है ना, थॉट उसके माइंड में ऐसे थॉट को डाल रहा है जो वो नहीं सोचना चाहता। नेक्स्ट इज थॉट विड्रॉल। ठीक है, थॉट विड्रॉल, कुछ भी सोचेगा फिर एकदम से रुक जाएगा, तो अटेंशन भी इम्पेयर हो जाती है उसकी इसमें। थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि पेशेंट को लगता है कि जो भी वो सोच रहा है ना वो दूसरा इंसान बहुत तेज तेज बोल रहा है, जो भी वो सोच रहा है किसी और को पता चल जा रहा है, और वो या तो न्यूज़पेपर में छप गया, वो सोच रहा था वो न्यूज़पेपर में छप गया, या फिर कोई और बोल रहा है, उसकी जो थॉट्स है वो बाहर आ रही है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है जो भी उसकी थॉट्स है जो वो सोच रहा है वो बाहर आ रही है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी थॉट्स कोई और सुन रहा है। डिल्यूजनल परसेप्शन, तो उसको डिल्यूजन का मतलब होता है कि थॉट डिसऑर्डर डिल्यूजन, है ना, तो उसको लगता है कि जो भी वो सोच रहा है शक होता है उसको दूसरों को लेकर के। मेड इम्पल्स, बहुत जल्दी इम्पल्सिव बिहेवियर को शो करता है, बहुत ज़्यादा इम्पल्स हो जाता है वो। मेड फीलिंग ऑफ अफेक्ट, ठीक है, अब उसको क्या लगता है कि मेड फीलिंग ऑफ इफेक्ट, द सब्जेक्ट एक्सपीरियंस फीलिंग एज बीइंग इम्पोज बाय समवन एक्सटर्नल फोर्स, उसको ऐसा लगता है कि जो भी वो फील कर रहा है ना, एक्सटर्नल कोई फोर्स है जो उसको ये सब फील करा रही है, वो ऐसा फील करना नहीं चाहता, बट जो दूसरा इंसान है जो कि है नहीं रियल में, उसकी अपनी थिंकिंग है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो उसकी वजह से कुछ ना कुछ फील कर रहा है। सो ये थे कुछ अदर फीचर्स। इसके साथ साथ और भी फीचर्स होते हैं जो कि हम टाइप्स के साथ पढ़ेंगे। टाइप्स में आपका पहला टाइप है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। तो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है, जब वर्ड पैरानॉइड मीन्स डिल्यूशनल, वर्ड जो पैरानॉइड है इसका मतलब होता है डिल्यूशनल, डिल्यूजन का मतलब होता है थॉट डिसऑर्डर, है ना। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया इज एट प्रेजेंट द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत ज़्यादा कॉमन फॉर्म है स्किज़ोफ्रेनिया का, और इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग फीचर इन एडिशन टू जनरल फीचर। अब देखो इसके अंदर पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर हमारे कुछ टाइप्स आते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। सो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है कि इन परसिक्यूटेड डिल्यूजन इंडिविजुअल बिलीव दैट दे आर बीइंग माल वॉलेंटली ट्रीटेड इन सम वे, मतलब डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में जो पेशेंट होता है उसको ऐसा लगता है कि जो दूसरे लोग हैं ना उससे गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं उससे गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसको मारना चाहते हैं, उसके साथ उसको चीट कर रहे हैं, उसको जहर देना चाहते हैं, उसको कुछ भी उसके साथ गलत करना चाहते हैं, चाहे उसके नेबर है चाहे उसके फ्रेंड्स हैं। सो पेशेंट को लगता है कि हर एक इंसान उसके साथ गलत बिहेव कर रहा है, हर कोई उसका दुश्मन है, हर कोई उसको सिर्फ नुकसान पहुंचाना चाहता है। सॉरी। तो पेशेंट को ये लगता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में। नेक्स्ट होता है डिल्यूजन ऑफ जेलसी। डिल्यूजन ऑफ जेलसी में लगता है पेशेंट को कि जो भी उसके आसपास लोग हैं ना सब उससे जलते हैं, उसको ऐसा लगता है कि जो भी द कंटेंट ऑफ जेलसी डिल्यूजन सेंटर अराउंड द थीम दैट द पर्सन सेक्शुअल पार्टनर इज अनफेथफुल, जो भी उसका पार्टनर है वो उसके साथ फेथफुल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो उसको धोखा दे रहा है। सो इस टाइप का बिहेवियर उसको लगता है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। अब डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब है कि जो इंडिविजुअल होता है जिसको भी स्किज़ोफ्रेनिया की कंडीशन है उसको ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है। ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है उसको ऐसा लगता है कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स है, लाइक उसके पास पैसा बहुत है या टैलेंट या फिर नॉलेज या फिर पावर, है ना, किसी को भी वो कंट्रोल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको ऐसा लगता है। सो उसको डिल्यूजन होता है, ग्रैंडियोसिटी होती है उसको। नेक्स्ट हेलोसिनेटरी वॉइसेस। अब उसको इसमें क्या होता है कि हेलोसिनेशंस होते हैं, मतलब
उसको ऐसी कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, किसी के हंसने की, किसी के बात करने की, इस तरीके से उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं, सो दिस इज़ हेलुसिनेशंस। नेक्स्ट है आपका हेब्राफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। हेब्राफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया को हम डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है कि इट इज़ एन अर्ली एंड इंसीरियस ऑनसेट एंड इज ऑफन एसोसिएटेड विद पुअर प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। अगर किसी की प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी ख़राब है तो उसमें क्या होता है कि डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस रहते हैं। अब इसकी फीचर्स क्या होते हैं कि जो पेशेंट होता है ना उसको एक तो वो उसको सोशल इम्पेयरमेंट हो जाता है, ठीक है, सोशल इम्पेयरमेंट हो जाता है, वो किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं रहना चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता। इसके साथ कुछ अदर बिहेवियर कुछ शो करता है, लाइक गिगलिंग, ठीक है, लाइक गिगलिंग शो करता है। मिरर गेजिंग का मतलब है शीशे में देखता है और अलग अलग तरीके के फेसेस को बनाता है, ग्राइमेसिंग, तो इस तरीके की वो बिहेवियर को शो करता है डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक मतलब कैटा का मतलब होता है, कैटा मीन्स डिस्टर्ब्ड, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है कैरेक्टराइज बाय मार्क्ड डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर बिहेवियर, है ना, मोटर बिहेवियर में डिस्टर्बेंस हो जाना। और इट में टेक फ्रॉम कैटाटोनिक स्टूपर। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो कैटाटोनिक स्टूपर भी हो सकता है और कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, दो टाइप्स का होता है ये। सो कैटर एंड कैटाटोनिक ऑल्टरिंग बिटवीन स्टूपर एंड एक्साइटमेंट। सो फर्स्ट हम देखेंगे कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। जो कैटाटोनिक एक्साइटमेंट होता है इसके अंदर जो साइकोमोटर एक्टिविटी होती है पेशेंट की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो पेशेंट कैसा रहेगा, फ्रैंक इनकोहेरेंस, रेस्टलेस रहता है, एजिटेटेड रहता है, एक्साइटेड रहता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है एक्साइटेड रहता है, एक्साइटेड बिहेवियर को शो करता है। अगर वो बात भी करेगा तो बहुत ज़्यादा बात करेगा, है ना, तो इस तरीके से वो सिम्टम्स को शो करता है। नेक्स्ट आपका टाइप है कैटाटोनिक स्टूपर। कैटाटोनिक स्टूपर में क्या होता है कि पेशेंट जो है बहुत शांत रहता है, कुछ करता ही नहीं है, एकदम कैटाटोनिक एक्साइटमेंट का एकदम अपोजिट होता है ना। स्टूपर में बहुत शांत रहता है, म्यूटिज्म मतलब बिल्कुल म्यूट रहेगा, एकदम चुप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है, एकदम शांत। कितना ही कोई पूछ ले उससे कि आपको क्या हुआ है, आप यहाँ क्यों आए हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एक शब्द नहीं बोलेगा, एकदम चुप ही रहेगा, तो दैट इज़ म्यूटिज्म। नेक्स्ट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा पोस्चर बना के बैठ जाएगा, बहुत टाइट सा बॉडी को कर लेगा और ऐसा पोस्चर बना के बैठ जाएगा, कोई कितनी ही बात करे उसको कोई मतलब नहीं है, वो एकदम ऐसे ही बैठा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पोस्चरिंग। पोस्चरिंग का मतलब होता है कि वॉलेंट्री अजम्पशन ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट एंड ऑफन बिजारे पोस्चर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक मतलब बहुत लंबे टाइम तक एक ऐसे पोस्चर में बैठ जाएगा जो कि अनकंफर्टेबल है, बट उसको उससे कोई मतलब नहीं, बैठा ही रहेगा वो उसमें, और उसके लिए वो अनकंफर्टेबल होता है, ठीक है। कई बार पेशेंट ऐसे साइकोलॉजिकल पिलो बोलते हैं जिसे, ठीक है, साइकोलॉजिकल पिलो मतलब ऐसे गर्दन ऊंची करके लेटे हुए, नीचे पिलो विलो कुछ नहीं है बट उनको लगता है कि पिलो है, सो इस तरीके से वो काफ़ी देर तक उसमें लेटे रहेंगे, इसको हम साइकोलॉजिकल पिलो बोलते हैं, बिजारे पोजीशन। देन इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब होता है कि जो भी रिपीटिशन और मिमिक्री ऑफ फ्रेजेस और वर्ड्स हेयर, जो भी वो सुनता है उसको रिपीट करता है। जैसे अगर मैं पूछूंगी आपका नाम क्या है तो वो भी मुझे आगे से यही आंसर देगा, आपका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं इकोलेलिया। तो पेशेंट क्या करता है कि जो भी वर्ड सुनेगा, जो भी लाइन सुनेगा उसको पूरे को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट इज इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया में क्या होता है कि जो भी हम करेंगे उसको क्या करेगा, सेम एक्ट करेगा। लाइक अगर मैं उसके सामने बैठी हूँ टेबल पे और वो मेरे सामने बैठा है, तो अगर मैंने पेन उठाया टेबल से और वापस रख दिया तो वो क्या करेगा, पेन को उठाएगा वापस रख देगा। अगर मैंने पानी का गिलास उठाया पिया और रख दिया तो वो भी क्या करेगा, पानी का गिलास उठाएगा पिएगा और रख देगा। सो जो एक्शन सामने वाला इंसान करेगा उसी एक्शन को वो भी करता है, दैट इज इकोफ्रेक्सिया। नेक्स्ट इज एम्बी टेंडेंसी। एम्बी टेंडेंसी क्या होता है कि अ कॉन्फ्लिक्ट टू डू और नॉट टू डू। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसको कॉन्फ्लिक्ट होता है ये करे या नहीं करे। एग्जाम्पल के टाइम पे लाइक अगर हम उसको पूछेंगे कि ऑन आस्किंग टू पुट आउट टंग, कि अपनी जीभ को बाहर निकालो, तो क्या करेगा
कि एक बार बाहर निकालेगा फिर वो अंदर कर लेगा अपनी जीभ को। सो देयर इज़ अ चांसेस एंड कन्फ्यूजन होता है कि डू और नॉट टू डू, करे या ना करे, एम्बी टेंडेंसी। नेक्स्ट इज वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि कोई भी पेशेंट है वो ऐसी पोजीशन में बैठ जाएगा, बहुत ही अनकंफर्टेबल सी पोजीशन बना लेगा, बहुत ही अजीब सी पोजीशन बना लेगा और वैसे ही बैठा रहेगा एकदम टाइट, कि उसके बाद अगर आप कितना भी बोलेंगे कुछ भी करेंगे वो नहीं आपको रिस्पॉन्स करेगा। सो दिस इज वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। सो कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर दो आते हैं, एक तो एक्साइटमेंट, एक स्टूपर। एक्साइटमेंट का मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, स्टूपर का मतलब एकदम शांत रहना, ठीक है। नेक्स्ट इज रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है कि सिम्टम ऑफ रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया इंक्लूड इमोशनल ब्लंटिंग। इसके अंदर पेशेंट को क्या होता है, इमोशनल ब्लंटिंग होती है, एनसेंट्रिक बिहेवियर जो आता है उसका, इलॉजिकल थिंकिंग होती है उसको, एंड सोशल विड्रॉल हो जाता है, एंड लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन का मतलब है उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, आसपास लोगों से अकेले ही रहना उसको पसंद है। दिस कैटेगरी शुड बी यूज व्हेन देयर इज हैज़ बीन वन एटलीस्ट वन एपिसोड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इन पास्ट। अगर किसी पेशेंट को पास्ट में एक एपिसोड आया पड़ा है स्किज़ोफ्रेनिया का विदाउट प्रोमिनेंट साइकोटिक सिम्टम, ठीक है, और उसको कोई भी साइकोटिक सिम्टम्स नहीं थे एट प्रेजेंट में, तो उसको हम रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया में काउंट करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट को एक तो इमोशनल ब्लंटिंग होती है, उसका बिहेवियर एनसेंट्रिक हो जाता है, इलॉजिकल थिंकिंग होती है, सोशल विड्रॉल हो जाता है और लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन होता है। सो ये सब आता है आपका रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। नेक्स्ट है अनडिफ्रेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। अनडिफ्रेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है कि दिस कैटेगरी इज डायग्नोज आइदर व्हेन फीचर इज नो सब टाइप फुली प्रेजेंट और फीचर ऑफ मोर देन वन सब टाइप आर एग्जिबिटेड। या तो कुछ भी फीचर्स प्रेजेंट नहीं होते या तो कुछ कुछ फीचर प्रेजेंट है बट आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि कौन से टाइप का ये स्किज़ोफ्रेनिया है, तो हम उसको बोलते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट इज सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है कि कैरेक्टराइज एन अर्ली एंड इंसिडियस ऑनसेट, प्रोग्रेसिव कोर्स एंड प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव सिम्टम्स। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, एक तरफ पॉजिटिव सिम्टम्स लिखे थे, एक तरफ नेगेटिव सिम्टम्स लिखे थे। सो इसमें जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियल फीचर्स होता है। हाइपोकॉन्ड्रियल फीचर क्या होता है, हाइपोकॉन्ड्रियल फीचर होता है कि लाइक कोई पर्सन है, उसको लगता है कि वो बीमार है बट एक्चुअल में वो बीमार नहीं है। वो डॉक्टर के पास जाता है, कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, और डॉक्टर क्या कहता है सारे टेस्ट भी करा लेगा और फिर बोलेगा नहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट पेशेंट को क्या लगता है कि नहीं उसकी तबीयत ख़राब है। अब वो डॉक्टर चेंज करता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, फिर से डॉक्टर जो है कि सारे टेस्ट करा लेगा और फिर कहेगा कि नहीं आप तो ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। वो बार बार डॉक्टर चेंज करता रहता है और ऐसे ही दूसरे डॉक्टर्स के पास जाता रहता है, वेदर ही इज़ ओके बट ही फील्स दैट ही इज़ नॉट ओके, ही इज़ हैविंग एनी डिजीज कंडीशन दैट इज़ वेरी सीरियस। सो दिस इज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रियल फीचर, और इसका दूसरा नाम होता है डॉक्टर शॉपिंग डिसऑर्डर, ठीक है। वंडरिंग टेंडेंसी हो जाती है उसकी, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड आइडलनेस एंड एंडिस एक्टिविटी, ठीक है। सो ये सारी कंडीशन आपकी स्किज़ोफ्रेनिया, सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया में होती है। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं और एटिपिकल, दो टाइप की ड्रग होती है, तो टिपिकल एक अटिपिकल। सो टिपिकल के अंदर की क्लोरोप्रोमाजीन आती है, हैलोपेरिडोल आता है, और एटिपिकल के अंदर क्लोजापिन आती है। इसके जो डोजेस वगैरह ये आप याद कर लेना। सो ये हम ट्रीटमेंट के अंदर देते हैं। नेक्स्ट हम उसको ECT देते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के अंदर हम 8 to 12 उसको देते हैं यूजुअली, है ना। इसकी अगर हम इसकी इंडिकेशंस की बात करें कि ECT हम कब कब देते हैं, ECT हम देते हैं, एक तो हमने कैटाटोनिक स्टूपर पढ़ा था अभी, कैटाटोनिक स्टूपर की केस में देते हैं। अगर जो कैटाटोनिक एक्साइटमेंट था, है ना, एक हमने एक्साइटमेंट भी पढ़ा था उसका टाइप, अगर ये कैटाटोनिक एक्साइटमेंट वाली कंडीशन अनकंट्रोल हो जाती है ना, अनकंट्रोल हो जाती है, तो उस केस में फिर हम उसको ECT देते हैं। अगर हम उसको ड्रग्स दे रहे हैं, बहुत टाइम से ड्रग्स दे रहे हैं और उसका साइड इफ़ेक्ट आ रहा है बार बार, ड्रग्स से बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उस केसेस में हम उसको स्किज़ोफ्रेनिया देते हैं। यूजुअली 8 to 12 स्किज़ोफ्रेनिया हम पेशेंट को देते हैं।
नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल थेरेपी। इसके साथ साथ साइकेट्रिक में थेरेपीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। फैमिली थेरेपी देते हैं, फैमिलीज के साथ बात करने को बोलते हैं, फैमिली मेम्बर्स को समझाते हैं कि किसी के साथ कैसे, अगर स्किज़ोफ्रेनिया वाली डिजीज़ कंडीशन वाला पेशेंट है आपके घर में, आपको उससे कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, बिकॉज फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो हम उसको फैमिली थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट उसको ग्रुप थेरेपी देते हैं। ग्रुप थेरेपी में क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग, 8 से 10 लोग होते हैं ग्रुप थेरेपी में। 8 से 10 लोग का एक ग्रुप होता है जिसको सेम डिजीज़ कंडीशन होती है। सबको हम एक साथ रखते हैं और इंडिविजुअल आपस में बात करते हैं और एक अपना समझते हैं कि इस डिजीज़ कंडीशन से कैसे निकलना है। सो ग्रुप थेरेपी। नेक्स्ट इज बिहेवियर थेरेपी एंड कॉग्निटिव थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में हम उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी में हम उसकी थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये थेरेपीज़ हम उसको देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है कि एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट सोशली विड्रॉल हो जाता है, उसकी थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाती है, वॉल्यूशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, और सोसाइटी से वो विड्रॉल रहना स्टार्ट कर देता है। कॉजेज़ हमने इसके देखे। कॉजेज़ में एक तो सबसे बड़ा कॉज की जो वेंट्रिकल्स होती है इसके साइज में एनलार्जमेंट हो जाती है, सल्की का साइज एनलार्ज हो जाता है ना। इसके साथ साथ टाइप्स दिखे। टाइप्स में पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, इसके अंदर हेलुसिनेशंस होते हैं, पेशेंट को ग्रैंडियोस बिहेवियर होता है। So this is all about schizophrenia. I hope you like the video. If you like the video, don't forget to share and subscribe to my channel. Thank you for watching.